हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों से मैं सीडीपी का टेस्ट लूंगा, स्पेशल सीटेट एग्जाम 2024 के लिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, निम्न में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली का कार्य, प्रतिबोधक व गतिक कौशल या संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। तो इसमें ये शामिल है, आपका ये शामिल है, ये शामिल है, ये आपका नहीं शामिल है। ठीक है ना? तो ऑप्शन यहां पे आपका चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? आज आपका 30 में से कम 18 से ज्यादा प्रश्न सही होंगे। ठीक है ना? सबके सही होंगे। ओके, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, बच्चों के विकास का क्रम क्या होता है? जन्म के समय निश्चित हो जाता है, या जो है पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, या एक समान है और सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, या पूरी तरह से अप्रत्याशित है क्योंकि यह अव्यवस्थित है। बताएंगे सब लोग बच्चों के विकास का क्रम कैसा है। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। सीटेट एग्जाम को क्वालिफाई करना है तो आप अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम से मिलता रहे। तो बच्चों के विकास का क्रम पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समाजीकरण की प्रमुख प्राथमिक संस्था कौन सी है? पुस्तकालय, स्कूल, परिवार या सरकार? तो परिवार है। ठीक है ना? ऑप्शन यहां पे आपका तीसरा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ का जवाब देंगे सब लोग। किस चरण में बच्चे निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं व सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं? संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? बताएंगे सब लोग। 4 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो बच्चे जो हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में निगमनात्मक तर्क कर पाते हैं और सामाजिक मुद्दों से सरोकार रखते हैं, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिफ्थ का जवाब देंगे। जॉन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने बच्चों को सक्रियकर्ताओं के रूप में नहीं देखा, या उन्होंने अधिगम में भाषा की बहुत महत्वपूर्णता प्रस्तावित की, या उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा, या उन्होंने इनाम व सजा के प्रयोग को बहुत ज्यादा प्रमुखता दी है। बताएंगे सब लोग। 5 का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे। जॉन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की एक प्रमुख आलोचना है कि उन्होंने समाज और संस्कृति के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखा। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता? गतिविधि, अन्वेषण, भाषा या जैविक परिपक्वता? बताइए सब लोग, कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है पियाजे के अनुसार? बहुत अच्छे भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके आप लोग क्लासेस देखना, बहुत ही जबरदस्त क्लासेस हो गई हैं। तो इसमें देखिए आपका भाषा जो है, भाषा नहीं है। ठीक है ना? ये संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है पियाजे के अनुसार। ऑप्शन तीसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं, किसी क्रिया के भौतिक परिणाम ही उसकी अच्छाई या बुराई निर्धारित करते हैं, या नियमों का पालन करने के बदले में किसी प्रकार का लाभ मिलना चाहिए, या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निश्चित नियमों को स्थापित करना और उनका पालन करना आवश्यक है, या नैतिक निर्णय स्वतः चुने हुए नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में जो है किए जाने चाहिए? बताएंगे सब लोग। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा जो है दिए गए उत्तर पारंपरिक नैतिकता के 5वें चरण सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास में व्यक्ति मानते हैं। चौथा वाला, नैतिक निर्णय स्वचुने हुए जो है नैतिक सिद्धांतों के संदर्भ में किए जाने चाहिए। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, यह विचार कि बच्चों के सीखने में उनके सांस्कृतिक संदर्भ के अनुसार उनकी सहायता व मार्गदर्शन देना चाहिए, किसने प्रस्तावित किया है? बताइए सब लोग, किसने प्रस्तावित किया है ये?
लेव वाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? अनुकूलन, विलंबित अनुसरण, रटकर स्मरण या पाड़? बताइए सब लोग। विद्यार्थियों को संकेत व इशारे देना, सोच विचार की प्रक्रियाओं को मॉडल करना किसके उदाहरण है? ये उदाहरण है पाड़ की, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे चौथा आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाएं, या जो है शिक्षक सभी सीखने सिखाने का केंद्र है, या पाठ्यपुस्तक ही सीखने का एकमात्र स्रोत है, या सभी जो है सीखने सिखाने का केंद्र परीक्षाएं हैं? बताएंगे सब लोग। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या है? 10 का जवाब देंगे सब लोग। तो एक प्रगतिशील कक्षा में बच्चे अर्थपूर्ण गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वे अपनी क्षमता के अनुसार कार्य कर पाए, ठीक है ना। ऑप्शन पहला वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहां पे देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश वाले व्यक्ति जो है विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य चूक सकते हैं। तो वो कौन से व्यक्ति हैं? वो तर्क गणितीय बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, या शारीरिक गति संवेदनात्मक बुद्धि, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या संगीतमय बुद्धि? बताइए सब लोग। तो यहाँ पे जो संगीतमय वाले आपकी बुद्धि होती है ना, वो विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर करने में सक्षम होते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सरल प्रश्न था। यहाँ पे लय की बात की गई, ताल की बात, तो संगीतमय बुद्धि हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा की जो है संज्ञानात्मक विकास में कोई भूमिका नहीं है, या संज्ञानात्मक विकास में बेहतर महत्वपूर्ण है, या संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालती है, या संज्ञानात्मक विकास के पीछे रहती है? बताइए। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है? लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा संज्ञानात्मक विकास में बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, कि माध्यमिक स्कूल के जो है शिक्षकों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वे मीडिया में जेंडर रूढ़िवादिता के चित्रण को आलोचनात्मक रूप से देखने के लिए छात्रों को सक्षम करें। तर्क आर है, मीडिया समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण संस्था है। तो इसमें कौन कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आपको बताना है। इसमें ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की, ठीक है ना। दोनों आपके सही हैं, ओके। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, बच्चों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताइए सब लोग, कौन सा कथन नहीं सही है? पहला कथन है यहाँ पे कि आकलन से बच्चों की तैयारी को परखने में मदद मिलनी चाहिए, आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए, मूल्यांकन विभिन्न साधनों का उपयोग करके किया जाना चाहिए, मूल्यांकन में सहकर्मी और स्व मूल्यांकन शामिल होना चाहिए। तो इसमें बताइए कौन सा करेक्ट हो जाएगा? 14 का जवाब दीजिए। ये वाला नहीं होगा, निगेटिव है तो निगेटिव नहीं होगा, कि आकलन से चिंता और भय पैदा करने में मदद मिलनी चाहिए। नहीं, भय पैदा नहीं करना है आपको, नहीं दंड देना है बच्चों को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? आकलन और सीखने के बीच कोई संबंध नहीं है, या आकलन सीखने के अंत में होना चाहिए, या आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, या सीखने को मूल्यांकन के आधार पर निर्देशित किया जाना चाहिए? बताइए सब लोग, आकलन सीखने से कैसे जुड़ा है? आकलन सीखने का एक अभिन्न अंग होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन तीसरा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विद्यालयों में समावेशी शिक्षा को किसी व्यक्ति या समूह विशेष के प्रति जो है दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप उपजी भेदभावकारी और बहिष्कारी गतिविधियों को दूर करने का उद्देश्य रखना चाहिए, या जो है को विशिष्ट अधिगम आवश्यकताओं वाले बच्चों के समूह की पहचान करनी चाहिए और उनका वर्गीकरण करना चाहिए, उनको उचित रूप से लेवल रखना चाहिए या करना चाहिए, या को केवल उन्हीं बच्चों के लिए विशेष शिक्षा को प्रदान करना चाहिए जो सामान्य नहीं है, या विद्यालय में समावेशी शिक्षा को बच्चों की अकादमिक योग्यता को आधार पर उनका पृथक्करण करना चाहिए? तो बताइए, विद्यालय में समावेशी शिक्षा का क्या मतलब है? ये वाला पहला वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर, उन्हें उत्तर रटने के लिए कहकर,
प्रत्यय श्रवण पर आधारित प्रश्न पूछकर, या उन्हें किसी समस्या के जो है एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहकर। बताइए। वीडियो को लाइक शेयर करते रहो सब लोग दबा के, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। बहुत अच्छे भाई। तो यहाँ पे पहला वाला ही आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। शिक्षक बच्चों को रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, उन्हें किसी समस्या को हल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचने के लिए कहकर प्रोत्साहित कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? पृथक्करण पर, नामीकरण पर, नकारात्मक भेदभाव पर, या समता पर? बताइए सब लोग। कक्षा में विविधता को पोषित करने के लिए शिक्षकों को किस पर ध्यान देना चाहिए? समता पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पे चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वंचित पृष्ठभूमि के छात्रों वाली विविधता की कक्षा में इस शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को अपने अनुभवों को कक्षा में लाने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए? नहीं, गलत हो जाएगा ये पहले ही। केवल प्रभावशाली समूह के बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, तो केवल केवल यहाँ पे हो गया, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा। अपने अनुभव साझा करना चाहिए और सभी बच्चों को अपने अनुभव साझा करने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए, तो यहाँ पे चौथा आपका सही होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे अविकथन तर्क वाले प्रश्न है, पढ़िए, जवाब दीजिए तुरंत। बताएंगे सब लोग। गुणज वैकल्य से जूझ रहे विद्यार्थियों को उपयुक्त सामग्री जैसे कि हस्त कौशल युक्त वस्तुएं, गणक यंत्र और गणित के ऐप उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। स्वालीनता से जूझ रहे विद्यार्थी गत्यात्मक क्रियाओं को बार बार दोहराते हैं। तो इसमें ए और आर दोनों सही, बट यहाँ पे जो है आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, एक ही। ठीक है ना। तो ऑप्शन दूसरा वाला आपका भाई बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? अनुरूपित सोच के द्वारा, या स्वाभानुविकता के द्वारा, स्वानुभाविकता के द्वारा, या साधन लक्ष्य विश्लेषण के द्वारा, या प्रकार्यात्मक स्थिरता के द्वारा? बताइए समस्या समाधान की प्रक्रिया किसके द्वारा बाधित होती है? तो ये होती है प्रकार्यात्मक स्थिरता के द्वारा। ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो है चौथा वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, यहाँ पे देख सकते हो भाई, बहुत अच्छा प्रश्न है, अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है कि जो शिक्षक यह मानते हैं कि क्षमता निश्चित नहीं है और प्रयास करके उसे बदला जा सकता है, छात्रों को स्कूलों में अपने प्रदर्शन में सुधार करने के लिए प्रेरित करने की संभावना प्रस्तुत करने हैं। तर्क है कि अभिप्रेरणा उन विश्वासों से जुड़ी है जो शिक्षक अपने छात्रों की क्षमताओं के बारे में रखते हैं। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है? तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है भाई आपके, और व्याख्या भी यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का समर्थन नहीं करता है? अपने साथियों के साथ बच्चों की बातचीत संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बच्चे अपने कार्यों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षा शास्त्र में ऐसी गतिविधियां शामिल होनी चाहिए जो प्रयोग को प्रोत्साहित करते हैं, मूल्यांकन शिक्षण के अंत में ही किया जाना चाहिए। बताइए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सब लोग, और जितने लोग नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो यहाँ पे ये वाला चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे अभिकथन तर्क वाला प्रश्न है, पढ़िए, उचित उत्तर का चयन कीजिए आप लोग। अर्थपूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जानी चाहिए कि वे ज्ञान को
ठीक उसी तरह से पुनर्रूपित करें जैसे कि उन्होंने उसे ग्रहित किया है। तर्क है कि अधिगम बच्चों द्वारा ज्ञान को निष्क्रिय रूप से जो है प्राप्त करने और उसका पुनरुत्पादन करने की प्रक्रिया है। गलत, दोनों गलत है आपके, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, चारू की किसी विषय में कोई अभिरुचि नहीं है तथा वह केवल परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए पढ़ती है, तो चारू आंतरिक रूप से जो है अभिप्रेरित है, या जो है असफलता स्वीकार विद्यार्थी है, या महारथ उन्मुख विद्यार्थी है, असफलता परिहार विद्यार्थी है। तो वो असफलता परिहार विद्यार्थी है, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? अर्थहीन अनुवाचन, अपने किसी साथी को समझाना, स्वयं से प्रश्न करना, अवधारणा मानचित्र बनाना। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जो है कार्यनीति अधिगम के लिए एक प्रभावी कार्यनीति नहीं है? ये वाला अर्थहीन अनुवाचन नहीं है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? सहयोगात्मक या सहकारात्मक या प्रतिस्पर्धात्मक और व्यक्तिवादी या वेधन वरटना या भय तनाव? बताएंगे सब लोग। तो मध्य विद्यालय की कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए? सहयोगात्मक और सहकारात्मक, ठीक है ना। वातावरण बनाने पर जोर दिया जाना चाहिए। ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 जैसी समकालीन नीतियां सीखने के किस शिक्षा शास्त्र को प्रस्तावित करती हैं? शिक्षक केंद्रित, अनुभवात्मक, व्यवहारवादी या पाठ्यपुस्तक केंद्रित? तो यहाँ पे अनुभवात्मक आपका हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो, बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? वैश्विक से स्थानीय, अमूर्त से ठोस, अनुप्रयोग से संप्रत्यात्मक समझ या अपरिचित से परिचित? बच्चों को नई अवधारणाओं के परिचय का क्रम क्या होना चाहिए? अपरिचित से परिचित होना चाहिए, ठीक है ना। ऑप्शन चौथा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम किससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और किससे सकारात्मक रूप से जो है प्रभावित होता है? लास्ट क्वेश्चन है ये, बताइए सब लोग, लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विद्यालय में विद्यार्थियों का अर्थपूर्ण अधिगम किससे नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और किससे सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? तो बहिष्करण प्रथाओं से नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और शिक्षार्थी केंद्रीय शिक्षा शास्त्र से सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के जो है सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चन। 30 में से जितने भी क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए हो कमेंट बॉक्स में अपना रियल स्कोर जरूर बताना। ऐसे ही डेली क्लासेस देखने के लिए आप एजुकेशन विशाल यूट्यूब चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए, जो भी अपडेट आए, वो अपडेट आपको मिलती रहे हमारे चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो।